नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा सेशन है 81 और आज का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्म योर पेरेंटिंग। इस बात के लिए सभी पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए, उन्हें कुछ ऐसा अपने बच्चों को समझने का तरीका कोई बता दे जिससे कि वो बेहतर पेरेंट्स बन सके। क्योंकि जो जिगर का टुकड़ा होता है उसके लिए हम पेरेंट्स हर संभव प्रयास करते हैं। मेरे क्लिनिक में तरह तरह के केसेस बच्चों से संबंधित बहुत बार आते हैं। कई बार तो बच्चा किसी भी वजह से लाया गया होता है, किंतु जब कारणों को तलाशते हैं तो उसमें पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा फॉल्ट नज़र आता है। कई बार हम पेरेंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काउंसलिंग भी देते हैं और मॉडिफाई करने के लिए कहते हैं उनके तरीकों को। तो आइए जानते हैं हम अपनी पेरेंटिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे हम हेल्दी किड्स को लें और हमें एक सेटिस्फेक्शन हो, हमें एक सुकून मिल सके कि हमने अपनी पेरेंटिंग में हर दिन वो किया जो हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी था और हमारा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और इमोशनली भी। क्योंकि इमोशंस बहुत बड़ा पार्ट हैं। आपके इमोशंस ही तो हैं जो हर समय आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, जिससे उसकी जीवन में आने वाला कल व उसका आज बेहतर बनता चला जाए। तो जो भी आपके प्रश्न हैं आप इस सेशन के दौरान ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर भी भेज सकते हैं। हम आपके जो भी प्रश्न हैं उनका जो जवाब दिया जाएगा वो आपको निःशुल्क दिया जाएगा, जिसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क कभी भी नहीं लिया जाता है। हमारी ये सेशन का जो माध्यम है वो फेसबुक लाइव होने के साथ साथ अन्य माध्यमों पर भी हम अपने वीडियोस को भेजते रहते हैं। कोशिश करिए कि ये वीडियोस अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों में इस बात का संचार हो सके कि कैसे हमें अपने जीवन में अपनी मस्तिष्क, अपने व्यवहार को पूरी तरीके से एक संयमित व सुसज्जित बनाकर इस जीवन को जीना है। बच्चा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका पेरेंट का वो तरीका जिस तरीके के साथ वो अपने बच्चे को पाल रहे होते हैं। पेरेंट्स का जो सबसे अहम रोल होता है, जब बच्चा उनकी गोद में आया तो वहाँ से उन्हें डिस्कवर करना होता है, डिज़ाइन करना होता है और डेवलप करना होता है अपने उस बच्चे के कॉन्शियस प्लान का। वो नहीं जो आप चाहते हैं, वो जो आपके बच्चे के लिए सही है। उसके साथ ही आपके बच्चे का जो पोटेंशियल है, ये अगर आपको सही वक्त में पता चल जाता है तो आप सदैव ही अपने बच्चे के लिए वो बेहतर कर सकते हैं। आपका मिशन ही यही होता है कि आप कंप्लीट अवेयर रहें, पूरी कंप्लीट एक माइंडफुलनेस के साथ ही कंपैशनेट वे में अपने बच्चे को विकसित करें। उसके साथ आप ढूंढें और देखें कि आपके बच्चे की जो यूनिक इंटेलिजेंसी है वो आखिर है क्या। क्या आपका बच्चा क्रिएटिव है? क्या आपका बच्चा स्पोर्टी है? आपका बच्चा एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा हायर स्कोर्स लाने वाला बच्चा है, उसे पढ़ना ही अच्छा लगता है, या कुछ और हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता हो, आपके उसके म्यूज़िकल, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल जो एरियाज़ हैं वो बहुत बेहतर तरीके से वो उसकी रियल इंटेलिजेंसी हो। तो आपको इस लाइफ में ये खोजना कि बच्चे का रियल इंटेलिजेंस क्या है, ये अगर समय पे प्राप्त हो जाए तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। आज के सेशन में हम चाहेंगे कि आपको हम अलग अलग तरीके से, जब आपका बच्चा 3 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में है, तब आप क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आप अपने बच्चे की नर्चरिंग और उसकी स्केड्यूलिंग अच्छे तरीके से कर पाएँ। जब बच्चा 3 साल का है, मेरे क्लिनिकल केसेस में जो अक्सर मैं पाती हूँ
और जब बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा आप संडे को कितने बजे उठते हैं, मैक्सिमम बच्चों का जवाब 9 और 10 बजे आता है। बच्चा 9 और 10 बजे तक नहीं सोता, पेरेंट्स उसे 9 और 10 बजे तक सुलाते हैं, उसको छूट देते हैं, उसको फ्री करते हैं, मेंटली उसको लर्न कराते हैं कि तुम सो सकते हो। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 3 साल का है से 12 साल के मध्य है, तो जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, कोशिश करिए कि आप उनकी पूरे इस प्लानिंग को बखूबी अपनी रूपरेखा तैयार कर लें और फिर उस पर काम करना शुरू कर दें, जिसमें सबसे पहले है स्केड्यूलिंग। समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे नहाना और हर चीज़ लगभग एक तय समय पर। उसके लिए आपको अपने सामने एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। सिर्फ नरेशन से काम नहीं चलेगा, आपको स्वयं भी ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको समय पे उठना, आपको समय पे सोना और आपको अपने खाने का ध्यान रखना, ये स्वयं आपको करना पड़ेगा। सेकेंड है टाइम टेबल। आप बच्चे का कितने समय में कितना, आपको इंटरटेनमेंट कितने समय तक, आपको ये तो पता है कि शाम को टीवी देखना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि शाम को कितने घंटे टीवी देखना है। आपने ये तो बता दिया रात में पढ़ाई कर लो, लेकिन रात में कितने बजे तक पढ़ाई कर लो, कितने घंटे पढ़ाई कर लो। आपने कहा लंच टाइम दोपहर का समय है, किंतु कितने देर तक लंच चलेगा, 1 घंटा, 2 घंटा या इससे भी ज़्यादा। आपको एक टाइम टेबल की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी कि आपका डिनर टाइम अगर 8 o'clock शुरू होता है, तो क्या आप लोग भी उस डिनर टाइम को 1 घंटे में ऑफ कर लेते हैं। अगर डिनर टाइम सपोज 8 बजे तक चलता है और वो 1 घंटे में ख़त्म ना होकर 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक ऐसे ही फिजूल चल रहा है, तो इसका मतलब आप बच्चे का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं। आप अगर ये चाह रहे हैं कि बच्चा टाइम टेबल के अनुसार चले, बच्चा सोने नहीं जाता। अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चा तो 11 और 12 बजे तक जागता रहता है। मेरा क्वेश्चन होता है तो आप कहाँ होते हैं, तो पता चलता है कि हस्बैंड जो है वो या तो बाहर होते हैं या वो घर में मोबाइल में अपना बिजी होते हैं, वाइफ या तो टीवी देख रही होती हैं, उनके सीरियल्स होते हैं, या वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही होती हैं, या वो किचन में होती हैं। तो अगर आप इस अपने डिनर टाइम को वाइंड अप नहीं करते 1 से 1.5 घंटे के अंदर, तो आपका डिनर टाइम 8 बजे से तो शुरू होता है, लेकिन 12 बजे तक रात चलता रहता है। कोशिश करें कि इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपकी स्केड्यूलिंग और फिर टाइम टेबल ये सही तरीके से बनाया हुआ है या नहीं है। हम अक्सर इन सब चीज़ों के लिए दोष देते हैं, पारिवारिक स्ट्रक्चर को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, काम के तरीके को दोष देते हैं, समय के तरीके को दोष देते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हमें उसी अवस्था में ही बेहतर चीज़ें और बेहतर कल को बनाना होगा। उसके बाद आता है कि परिवार में माता और पिता का जो फिगर है, वो फिगर किस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, यानी कि उसकी पूरी स्कीम कैसे है। ऐसा तो नहीं, बहुत फ्रीक्वेंट मदर फादर एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, वहाँ एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं। परिवार के अन्य लोग भी माता और पिता को अपशब्द कहते हैं, या माता पिता और दूसरे लोगों को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, पिता माँ को और माँ पिता को। कोशिश करें ये जो भी आपके अंदर व्यवहार है, ये जो भी इस तरीके की सोच है, या आपके अंदर कोई भी भाव है, कोशिश करें कि वो बच्चों के सामने इस तरीके से मत प्रदर्शित करें। अगर पिता माँ को किसी तरीके से कहता है कि तुम्हारा तो कभी भी बीमारी खत्म नहीं होती, या माँ बच्चों के सामने कहती है आपको तो घर से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे सेंटेंस जो आप दे रहे हैं बच्चों के सामने, वो फादर फिगर को डल हो रहा है। फादर फिगर की जो इम्पोर्टेंस है वो फेड हो रही है और धीरे धीरे वो पूरी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से मदर को मिलने वाले जो भी कमेंट्स हैं परिवारों में, वो कमेंट्स उसकी जो कंट्रोलिंग है, उसकी जो एक डिसिप्लिन की तरफ आगे ले जाने की जो एक प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। कोशिश करें ये देने वाले डिलीवर होने वाले वाक्यों को बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही संतुलित वे में ही बच्चों के सामने प्रदर्शित करें। साथ में आता है बजटिंग। आज के टाइम पर जो सबसे बड़ा लैक हो गया है वो है बजट। आपने बच्चों को या स्वयं को भी नहीं बताया कि आपका बजटिंग है क्या।
आप अपने घर में कब खरीदारी करते हैं? रोज, हर वीकेंड पर, या कभी कभी? आपके कपड़े कब खरीदने का समय है? आपके घर में नया सामान लाने का क्या समय है? ना तो आपके महीने की शुरुआत होती है, ना महीने का अंत होता है। क्या आपके पास पैसे बहुत अधिक मात्रा में है, या वो इतने आसान तरीके से प्राप्त हो रहे हैं कि आपको बजटिंग की ज़रूरत नहीं है? किंतु आप याद रखें, अगर कोई भी ऐसा वक्त आया जिस समय आपका आसान तरीके से आने वाला पैसा, या आपको इस बात का भाव ना होना आपके अंदर कि पैसा बहुत मूल्यवान है और उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है उस पैसे को खर्च करने की समझ, अगर आप इस समझ से परे अपने आप को फ्री कर रहे हैं और कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करने में चूक नहीं रहे हैं, आप कभी भी बाहर से खाना मंगाने में आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप बाहर की आउटिंग्स और आपका लगातार सामानों को खरीदना, शॉपिंग करना और लगातार ये सब कुछ इस वैल्यू को ख़त्म कर देता है कि पैसे की कोई कीमत नहीं है। आसानी से मिलने वाली चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती और बच्चा ये जान ही नहीं पाता कि पैसे को अर्न करने में एक मेहनत लगती है। उसे योग्य बनना पड़ता है, तभी ये पैसा उसे मिल पाता है। उसे लगता है सब कुछ आसान है, किंतु ये बताता कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे को एक बजटिंग के रूप में लाकर, अगर कोई भी सामान ऐसा लेना है, आप किसी एक स्पेसिफिक ओकेजन का इंतज़ार करें। अगर बच्चा कहता है मुझे हेडफोन्स खरीदने हैं, तो कहिए कि ठीक है, आपका जन्मदिन आ रहा है, हम आपको हेडफोन्स ला देंगे। अगर कपड़े खरीदने की बात है तो कहिए ठीक है, होली में सभी के कपड़े लिए जाएंगे, आपके भी ला देंगे। कोशिश करें कि चीज़ों को डिले करने की कोशिश में बच्चे को तैयार करें। ये डिले ऐसा नहीं है कि आप उसकी बात को मान नहीं रहे हैं, आप उसकी भावनाओं का निरादर कर रहे हैं। ये सिर्फ उसके अंदर एक धैर्य, उसके अंदर ये एक तरीका डेवलप करने का सही सिस्टम होगा जिसमें वो समझ पाएगा इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और खर्च करने के लिए कुछ एक ओकेज़न, कुछ एक समय का निर्धारण होना चाहिए। आजकल हम हर वक्त, हर समय ऑनलाइन शॉपिंग को कभी भी ऑर्डर कर देते हैं बिना किसी ओकेज़न के। इसी तरीके से आपकी आउटिंग्स और इसी तरीके से आपका खान-पान निर्भर करने लगा है। सब कुछ बिगड़ा-बिगड़ा सा और बिखरा-बिखरा हो गया है। कोशिश करें इस बजट को समेटें और अपनी दिनचर्या और अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल में इस अनुशासन का पालन करें। उसके साथ ही एक्सपोज़र। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चा घर का खाना नहीं खाता। अक्सर पेरेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि बच्चा हर समय लैपटॉप लिए बैठता है। ये भी शिकायत करते हैं कि बच्चा देर रात तक सोता नहीं है और सवेरे उठता नहीं है। ये जो एक्सपोज़र उसे मिला है कि रात में कभी भी जागा जा सकता है, सवेरे कितनी देर तक सोया जा सकता है, या कभी भी बाहर का खाना खाया जा सकता है, या आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, लैपटॉप देख सकते हैं। ये सारा ही एक्सपोज़र उसे आपने दिया है और आपके वातावरण से ही उसने सीखा है। कोशिश करें वातावरण के ऐसे एलिमिनेट को हटाएं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही, और बच्चा रात में 3 वर्ष के बाद कभी भी उठता है और देखता है माता पिता अपने मोबाइल में इंगेज हैं। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप रात में अपने मोबाइल में क्यों इंगेज हैं। अगर आप इसे इंटरटेनमेंट का माध्यम मांगते हैं तो आप अपने बच्चे को सही पेरेंटिंग नहीं दे सकते कि आपको टाइम टेबल या अपनी पढ़ाई का, अपने स्केड्यूलिंग का ध्यान रखना चाहिए। आपका स्वयं का स्केड्यूल बिगड़ा हुआ है। आप सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, इसे रूल आउट करें कि नींद आखिर क्यों नहीं आ रही है। क्या आप दिन में सोते हैं या आपका शरीर थकता नहीं है? कोशिश करें कि उन रास्तों को निकालें जिससे आपको समय पे नींद आना शुरू हो, क्योंकि नींद एक शरीर की बेसिक नीड है और वो आपको नहीं आ रही तो इसका मतलब कि आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं। इसके साथ ही रिस्पेक्ट एल्डर्स। देखा गया है परिवार में आपका परिवार अगर न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली, सभी में आप लोग बहुत ओपनली अपने घर के जो बड़े हैं उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उनको आपस में बहुत सारे ऐसे अपशब्द कह रहे होते हैं, या ऐसे समाज के कुछ ऐसे लोगों को आप किसी भिन्न भिन्न भांति की टिप्पणियां कस रहे होते हैं। वो सब
आपका बच्चा सुन रहा है। आप उनके टीचर्स को लेकर, उनके स्कूल को लेकर, उनके मैनेजमेंट को लेकर, इवन दो डॉक्टर्स को लेकर जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से आप जिन भाषाओं को प्रयोग करते हैं, वो सब आपका बच्चा सुन रहा होता है। आप कहते हैं टीचर्स के बारे में कोई भी ऐसा वाक्य देते हैं जिसमें रिस्पेक्ट का एक वर्ड भी शामिल नहीं होता। आप जिस डॉक्टर से दवाई लेते हैं, इलाज कराते हैं या जिससे गाइडेंस लेते हैं, आप उनके लिए भी शब्दों का प्रयोग सही नहीं करते। आप समाज के जो भी बड़े हैं, जो भी सम्मानित हैं, उनका प्रयोग सही नहीं करते। आप ना तो प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करते हैं, ना ही आप किसी भी तरीके से अथॉरिटीज़ का सम्मान करते हैं। तो ये जान लीजिए कि आप भी अथॉरिटी हैं और आपका बच्चा आपका भी सम्मान आगे चलकर नहीं करेगा। अगर वो प्रेशर से करेगा तो इसके भी रिजल्ट गलत आएंगे। कोशिश करें कि अपने घर में रूल्स, रेगुलेशन, प्रशासनिक चीज़ें हों, स्कूल हो, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, टीचर हो, सम्मानजनक जो भी चीज़ें सम्मान का पात्र हैं, आप उनको सम्मान दें। जो भी अथॉरिटीज़ हैं और जो भी बड़े हैं, चाहे वो घर के हों या बाहर के, उनके साथ सही शब्दों का प्रयोग करना, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये आपकी प्राथमिकता है और ये आप अपने बच्चे को सिखाएं जो अक्सर परिवारों से दूर चला गया है। उसके साथ आप क्रिटिसिज्म को एलिमिनेट करें। अगर आपके किसी भी चीज़ को लेकर कोई विचारधारा है, किसी भी बात को लेकर अगर आपके अपने कोई पर्सनल विचार हैं, कोशिश करें कि वो विचार इस तरीके से प्रदर्शित ना हो कि आप हर समय बैठकर लोगों की बुराई करते हैं या उनकी कंप्लेंट करते हैं। आप अगर गाली देते हैं या आप शिकायत या उनकी बुराइयां कर रहे हैं, आप बच्चे को सिखा रहे हैं करो कुछ भी मत, लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज करो या उनको एब्यूजिव लैंग्वेज में उनके साथ यूज़ करो। अगर आप किसी भी तरीके के ऐसे व्यवहार को बच्चे के सामने प्रदर्शित करते हैं तो इससे आप कभी भी महान नहीं होते, बल्कि आप कमज़ोर होते जाते हैं। कि आपके अगर रोड पर या आपके शहर में कूड़ा है या आपके शहर में ग्रीनरी कम है तो आपने कुछ भी नहीं किया, किंतु वहाँ के प्रशासन और वहाँ के लोगों को या शहर के लोगों को, देश के लोगों को निरंतर आपने गालियाँ दी या उनकी बुराइयाँ करी या उनका कंप्लेंट करते रहे। कंप्लेंट सही प्लेटफॉर्म पे तो होती नहीं है। घर में बैठकर अगर हम किसी भी तरीके की चर्चा का हिस्सा हैं तो ध्यान रखिए आपका बच्चा सुन रहा है। आपका बच्चा भी अपने अंदर स्किल्स और इनोवेशन को नहीं लाएगा, वो भी मात्र कंप्लेंट करेगा, बुराई करेगा या बहुत अधिक एग्रेशन में होगा तो एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। इससे बचें। उसके साथ ही बच्चे को कोशिश करें एक अनुशासन में रखें। अनुशासन से अक्सर ऐसा याद आता है कोई ऐसा अनुशासन जिसमें कोई डंडा है या कोई सख्ती है या एक प्रेशर है, नहीं। बच्चे को शुरुआत से सेल्फ डिसिप्लिन की आदत डालें। सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है? वो सेल्फ डिसिप्लिन जो आपने अपने लिए चुना है और उसे मन नहीं होने पर भी किया है। मन नहीं होने पर भी सवेरे टाइम से उठना, मन नहीं होने पर भी पढ़ाई करना, मन नहीं होने पर भी समय पे नहाना, मन नहीं होने पर भी घर का खाना खाना, मन नहीं होने पर भी अपनी एक्सरसाइज को करना, मन नहीं होने पर भी अपने असाइनमेंट टाइम से कंप्लीट करना, मन नहीं होने पर भी अपने माता पिता की बात मान लेना, मन नहीं होने पर भी वो कार्य करना जो आपको लगता है सही है और इस समय जरूरी है। अगर आप इतने अनुशासन में स्वयं रहते हैं और अपने बच्चों को रखते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की ओर, तो निश्चित ही आप एक अच्छी पेरेंटिंग और अपनी पेरेंटिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आज के सेशन में मैक्सिमम उन सारी चीज़ों को चर्चा करूं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिसकी महसूस हो रही है। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को सुबह नहाना है, ब्रश करना है, बैग लगाना है या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना वर्क करना है। अगर मॉर्निंग उठ करके अपनी वाटर बॉटल रखनी है, यूनिफॉर्म निकालनी है, यूनिफॉर्म धुलने डालनी है या बैग को सही जगह पर रखना है, ये सभी कुछ बच्चे को बचपन से कराना शुरू करें। जैसे ही आपका बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है, आप उसका बैग कैरी करना, बैग में से वाटर बॉटल निकालना, उसके टिफिन को निकालना, ये सब कुछ बंद कर दें। आप उसे इंस्ट्रक्शन दें, आप उसे बोलें
कि ये करो, ऐसा करो, शूज़ को अपनी जगह पर रखो और उसके बाद बच्चे से ही रखवाएं। आप इन सब चीज़ों के लिए कोई भी शर्त ना लगाएं कि पहले अपना होमवर्क कर लो फिर आइसक्रीम देंगे, अपने शूज़ रख के आओ फिर हम आपको मैगी बना के देंगे। रॉन्ग अप्रोच। इन सारी चीज़ों से बच्चा कभी भी जिम्मेदार नहीं बनता। उसे लगता है ये आपका काम है, शू को शू रैक में रखना आपका काम, बैग में टाइम टेबल सेट करना आपका काम। कोशिश करें उसे शुरुआत से बताएं ये आपका काम है। धीरे धीरे सुबह समय पे उठना, अपने अलार्म पर स्वयं उठना, और अगर कभी ऐसा होता है कि बच्चा अलार्म पर नहीं उठता तो उसको अगर 2, 3, 4, 10 दिन स्कूल स्किप होता है तो हो जाने दें। बच्चे को लर्न कराएं। स्कूल जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समय पे तैयार होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस छूट जाने पर उसे कभी भी छोड़ने ना जाएं। कोशिश करें टिफिन अगर छूट गया है तो बाद में पहुंचाने ना जाएं। एक दिन अगर बच्चा नहीं खाएगा कुछ हर्जा नहीं होगा। आप कोशिश करें कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। आपको इन सब चीज़ों के लिए सख्त होना पड़ेगा, एक क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा कि आप एक अच्छी पेरेंटिंग का भाग हैं। अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि अनुशासन में लाना ये सख्ती है, बिल्कुल नहीं, सख्ती नहीं है। ये एक बच्चे को तैयार करना, क्योंकि आप सिर्फ उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। ये मैं हर सेशन में कहती हूँ, पेरेंट इज़ अ बायोलॉजिकल पेरेंट। उसके बाद वो बच्चा इस कम्युनिटी का है, इस देश का है और इस पूरे ब्रह्मांड का बच्चा है। तो आप कोशिश करें आप जो पेरेंटिंग कर रहे हैं उसे निष्पक्ष तरीके से करें, निडर होकर करें। इसके साथ साथ जब आपका बच्चा 12 साल से ऊपर का हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं नर्चरिंग और स्केड्यूलिंग की, वो 3 साल से 12 साल तक, जब आपका बच्चा अब 13 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, आपका बच्चा एडोलसेंट हो चुका है, आपका बच्चा एक किशोरावस्था की में आ चुका है, आपके बच्चे को स्ट्रेस होगा, किशोरावस्था संबंधित बहुत सारी ऐसी उथल पुथल होंगी, बहुत सारे क्यूरोसिटी होगी, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने लुक्स को लेकर, अपने एटीट्यूड को लेकर, अपने बिहेवियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेकर। कई बार वो शर्मिंदा भी होगा, कई बार उसको बहुत फाइट करनी पड़ेगी अपनी एग्जिस्टेंस को लोगों के बीच में रखने के लिए। उसे पैनिक अटैक भी आएंगे, उसे एग्जामिनेशन का फियर होगा, उसे प्लेटफॉर्म का फियर होगा, उसे बहुत सारे ऐसे एंग्जाइटी और फियर, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बार लैक हो जाएगा। वो अपने ही उम्र के लोगों में कई बार क्लैरिटी में से अपनी चीज़ों को रख नहीं पाएगा, उसका मोटिवेशन लैक होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर आपको समय समय पे देखनी पड़ेंगी को मिलेंगी जब बच्चा 13 साल में प्रवेश हो चुका है। सबसे अच्छा तरीका आपकी कंपैशनेट होकर के उसके साथ कनेक्शन, आप कितना बात करते हैं। आप उसके फ्रेंड मत बनिए, सिर्फ पेरेंट बनिए, बट आप उसके साथ रहिए, आप उसकी चीज़ों को जानिए, उसे समझाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, सुनिए, आप उसे महसूस करिए, आप उसको समझने का प्रयास करिए आपके बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। आप उससे बिल्कुल ना कहें कॉन्फिडेंस रखो, ठीक रहा करो, ऐसी चीज़ें बेईमानी होती हैं। आप कोशिश करें आप उसके साथ इस तरीके से बात करें, आप उसे कभी भी ऐसे वाक्य मत दें, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम हमारी बात ही नहीं मानते, उसको गिल्टी फील ना कराएं। ये जो वक्त है, ये जो उसकी एक रियल लाइफ के स्किल्स को इन्हांस करने का वक्त है, जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएगा। उस वक्त बस आप उसको सुने, महसूस करें, उसके साथ हों, उससे बात करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ बाहर घूमने जाएं, उसके साथ बैठें। हमेशा डिमांड ना करें। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसके साथ फिर भी एक बाजी लूडो की खेल लें, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लें, थोड़ा सा बाहर घूमने चले जाएं। कुछ उसके साथ कोशिश करें कि जब भी आप बैठें कुछ ऐसी बातें करें जो आपके अनुभवों से थी। स्वयं को महान दिखाना बंद करें, स्वयं को बहुत बड़ा फाइटर दिखाना बंद करें। बच्चे को ये मत बताएं कि आपने कितने स्ट्रगल के साथ चीज़ें अचीव करी हैं। वो बच्चा स्वयं देख रहा है और स्वयं समझ भी रहा है। किंतु एक चीज़ इसमें अक्सर हो जाती है, हम बच्चों को इस समय में शॉपिंग कराना, कपड़े खरीदवाना, गैजेट्स दिलवाना, इसमें ही इन्वॉल्व रखते हैं। हम सोचते हैं बच्चे की आउटिंग का मतलब है उसे किसी अच्छे मॉल या रेस्टोरेंट में ले जाना और उसको खाना खिलाना। जी नहीं, अगर आप उसे सिर्फ खाना खिला के ला रहे हैं तो निश्चित ही आप उसकी एनर्जीज को खाने तक सीमित कर रहे हैं। आप उसका कुछ विजिट कराइए, उसे दिखाने ले जाइए, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने ले जाइए, कुछ नेचुरल चीज़ों को दिखाने ले जाइए। आप इंटेलेक्चुअल ट्रिप प्लान करें,
आप कुछ कल्चरल ट्रिप प्लान करें, आप स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान करें, आप मेडिटेशन के ट्रिप प्लान करें। अक्सर आप छोटी छोटी सी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और अपने बच्चे को समझने में देर लगा देते हैं। आपका जो तरीका है उसको समझने का, जो करने का, वो तरीका ही उसे हेल्प करेगा अपनी चीज़ों से, अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस से बाहर निकलने के लिए। आप कोशिश करें इस टाइम पर उस बच्चे को जो सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स मतलब जो डिजिटल स्किल्स हैं, यानी कि लैपटॉप में बहुत अच्छी इफ़िशिएंसी वर्क करने की, अपने मोबाइल को समझने की इफ़िशिएंसी, हो सके तो उसे कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज में इन्वॉल्व करें। उसे अगर बच्चा इस तरीके की चीज़ें करता है, उसे स्केटिंग सिखाएं, उसे स्विमिंग की क्लासेस सिखाएं, जहाँ से उसके अंदर कुछ क्षमताएं आए। उसको एनिमेशन की क्लासेस सिखाएं, उसे कोडिंग की क्लासेस दें, उसको कुछ ऐसी क्लासेस दें जहाँ पे उसको वो अपने आप पर बिलीव कर सके कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है और मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप एडोलसेंट में बच्चे के साथ कनेक्शन रखेंगे तो वो बच्चा अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। इसके बाद आता है जब बच्चा आपका 17 और 18 साल का हो चुका, अब एडल्ट बच्चा बन चुका है। कोशिश करें, अब ये वक्त आ चुका है जब परिंदे अपना घोंसला खाली करके उड़ने जा रहे हैं। आप कोशिश करें उनको वेलकम दें, उन्हें कोशिश करें उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन करने की इस जर्नी में उनको उनका साथ दें, आप उनके साथ खड़े रहें। अक्सर पेरेंट्स ये कहते नज़र आते हैं, अगर आपने ऐसा किया तो हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं होगा। बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं, अगर कम मार्क्स आए तो फिर देख लेना पापा तो बहुत नाराज़ होंगे। जी नहीं, आप उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धमकी देना, डराना या उसको शर्तें उसके आगे रखना, ये एक अच्छी पेरेंटिंग की निशानी बिल्कुल नहीं है। आप कोशिश करें जब आपके बच्चे एडल्ट हो गए हैं तो आप वहाँ पर उनकी एक ऑथेंटिक प्रोफाइल बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब उनका अपना एक पर्सनल अकाउंट होगा जो सोशल मीडिया पे वर्क करेगा, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी जो इस सोसाइटी में वर्क करेगी। अब वो अपनी आइडेंटिटी से पहचान बनाने जा रहे हैं, तो आप उनका वेलकम करें और उनको बहुत ही अच्छे से उनको सी ऑफ करें, उनको आगे उनकी जर्नी में बढ़ाने के लिए मदद करें। अक्सर पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताक झाक उनकी लाइफ में घुसना, वो किससे बात कर रहे हैं, वो किससे चैट कर रहे हैं, वो वीडियो कॉल तो नहीं कर रहे, उनके मैसेज किसका आया है, इन सारे कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को, विश्वास को खो देते हैं। बच्चा आपको सीबीआई या फिर हेलीकॉप्टर जैसे नाम देने लगता है और फिर आपको बुरा लगता है कि आपका बच्चा आपके साथ ऐसा बिहेव करता है। आप उससे सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं कि हमारी पेरेंटिंग अच्छी है और बच्चा आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है, ब्लेम कर रहा होता है, क्योंकि आप उसे वो नहीं दे रहे जो उसे चाहिए। आप उसे चाहिए एक फ्रीडम, एक विश्वास, और इस समय ये फ्रीडम उसके लिए ज़रूरी है। आप उसे फ्री करें, उसे अपनी लाइफ में चीज़ों को चुनने के लिए और समस्या होने पर आपके पास आने के लिए और आपसे सलाह लेने के लिए फ्री करें और विश्वास दिलाएं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। उसके साथ ही अब जब आप एक एडल्ट और यंग एडल्ट पेरेंट्स बन चुके हैं, यानी कि अब आपके बच्चों की नौकरी लग चुकी है, अब आपके बच्चे शादी करने जा रहे हैं या उनकी शादी हो चुकी है, अब उनकी अपनी एक फैमिली हो चुकी है, अब यहाँ पर उनको एक इमोशनल सेफ स्पेस दें। अब बच्चा अपनी फैमिली में जा रहा है, उसके बहुत सारे ऐसे रिश्ते बनेंगे जो आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं होंगे, लेकिन उनके साथ वक्त अब उसे ज़्यादा देना होगा। इससे आप बिल्कुल इनसिक्योर ना हो। कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रेशर बिल्डअप मत करें। उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें बांधने के लिए कोशिश करें, उन्हें फ्री करें। आपके परिवार में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये बच्चे ने सब देख लिया है, सब सीख लिया है। विश्वास करें वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, किंतु आप इससे पहले ही इम्पेशंस हो जाते हैं, आप विश्वास नहीं करते और उसके बाद बच्चों पर बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगा देते हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ जिम्मेदारियां डालने लगते हैं, अपने आप को वल्नरेबल शो करने लगते हैं। आप ये सब ना करके एक इमोशनल स्ट्रेंथ शो करें। आप कोशिश करें कि बच्चों को एक गिल्ट फ्री पेरेंटिंग के साथ आप अपने आप को अप्रोच करें। बच्चा अब आपको दोष नहीं दे, क्योंकि आप अपने आप को समेट लें, अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ कर लें। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस
अब आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वो टाइम आ गया है जब आप अपने आप को रेंज करें। आप अपने बच्चे को उठाने के साथ साथ स्वयं को भी उठाएं। आपकी जो गिल्ट फ्री पेरेंटिंग है, उस गिल्ट फ्री पेरेंटिंग के साथ, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपने अपने बच्चे के साथ इतना किया किंतु शादी होने के बाद वो बहुत कम बात करता है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स आप ही हैं और आपके साथ उसका कनेक्शन भी है, लेकिन उसे अब कहीं और ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, अपने दोस्तों में, अपने समाज में, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, और उस जगह जहां वो अपनी आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है उसको अब जाने दें और फ्री करें। अब स्वयं पर काम करें। स्वयं पे काम करना कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। स्वयं पे काम करना हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। आप कोशिश करें अब आप अपने आप को उबारने, अपने आप को उन सारी थकान भरी जिंदगी की उस जर्नी से अब आपको उबारने का काम करें। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को ऐसा ट्रीट करें जिससे कि आपकी अब जो बची हुई पोटेंशियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आपके लिए काम करे। इसमें आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना। इसमें सिर्फ आपको 7 वीक्स, यानी कि 7 वीक्स आप अपने आप को देंगे और आप देखेंगे कि 7 हफ्तों में आप अपने आप को बिल्कुल इस तरीके का पाएंगे जैसे आप नए जैसे हो गए हैं। आपको कोई दुख नहीं है, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, आप स्वस्थ हैं। आप अपने आप को बेहतर फील कर पाएंगे। सबसे पहले हफ्ते में आप अपने आप को, अब बच्चों की सारी जिम्मेदारियों से भी दूर हो चुके हैं, अपनी एक्सरसाइजेस, अपना पानी, अपना खाना और अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना शुरू कर दें। सेकेंड वीक में आप अपने सोशलाइजेशन के साथ अपने नए तरीके से कनेक्शन बनाना शुरू कर दें, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में चर्चा करें और अपने बच्चों के बारे में कम चर्चा करें। थर्ड वीक में आप कोशिश करें आउटिंग पे जाना शुरू कर दें और अवेयर हो जाएं कि आपके पास जो फंड्स हैं और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें आप कितनी अच्छी और कितनी बेस्ट आउटिंग कर सकते हैं। अब चौथे हफ्ते में आप अपने आप को इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दें कि आप कंप्लीटली माइंडफुलनेस के साथ साथ अब आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप सेल्फ सपोर्ट सिस्टम में आ गए हैं और उस सेल्फ सपोर्ट सिस्टम को लोगों को बताना शुरू कर दें। जब आप लोगों को बताएंगे आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आपको नहीं ज़रूरत कि कोई सुबह उठ के चाय दे, आपने अपने आप को हेल्दी कर लिया है, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का एक उत्तेजना, एक पूरी एनर्जी का संचार होगा जिससे आप स्वयं को स्वस्थ फील करने के साथ साथ खुश भी फील कर पाएंगे। पांचवें हफ्ते में आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि इस यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाएं। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या अपने बच्चों की तरक्की चाहिए? क्या अपने आप में अपना स्वास्थ्य लाभ चाहिए? अब इस कनेक्शन में, आप इतनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन में वो मांगना शुरू कर दें। क्या आप एक किताब लिखना चाहते हैं? क्या आप कुछ कविताएं लिखना चाहते हैं? कुछ पेंटिंग बनाना चाहते हैं या संगीत सीखना चाहते हैं? आप चले जाएं। डांस करना चाहते हैं, आप कोई एरोबिक की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, क्या उन सारी चीज़ों को करना शुरू कर दें जो आपकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी। आप चैरिटी करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं या कढ़ाई सिलाई कुछ भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चलिए रास्ते बहुत बड़े हैं, मंजिलें बहुत आपका इंतज़ार कर रही हैं, काम की कमी नहीं है। पांचवें हफ्ते में उस तरफ मुड़ जाएं। 6th वीक में जाकर आप अपनी इस होलिस्टिक अप्रोच को जो आपने अचीव किया है उसको अपनी बॉडी में, अपने पूरे समाज में पूरा उन्हें बताना शुरू कर दें कि हाँ, अब आप कहाँ पर आ गए हैं और कहाँ से आपने कैसे शुरुआत करी है। और 7th वीक में जा करके मेडिटेशन पे चले जाएं, डीप मेडिटेशन पे चले जाएं। यहाँ हो सके तो आप मेडिटेशन की क्लासेस देने लगें, क्योंकि आप ये 7 हफ्ते की जो जर्नी जी के आए हैं जिसमें आपने अपनी पेरेंटिंग को ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ अब सेल्फ को, इनर को इतना डेवलप कर लिया है कि अब आप और आपकी सोल स्वच्छंद हो चुकी है। यहाँ तक कि आप अपने परिवार के मोह और उस जो जकड़ा हुआ एक पूरा माहौल है
उससे आप फ्री हो चुके हैं। अब कोई आपको टोकता नहीं, आप किसी को टोकते नहीं, आप जियो और जीने दो के सिद्धांत पर पूरी तरीके से उतर आए हैं। कोशिश करूंगी आज का सेशन पेरेंटिंग के हर उस पड़ाव को, जब आपका बच्चा पैदा होता है और जब आपका बच्चा अपनी इस दुनिया को छोड़ करके एक नई दुनिया बनाने चला जाता है, उस पूरी जर्नी को कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जीते हैं। हो सके तो आज के इस सेशन को पूरा सुने, ऐसा ना हो अधूरा सुनने के बाद आप उस अंत तक, उस इनर पूरी आपका जो मेडिटेशन है वहाँ तक ना पहुँच पाए। 7 हफ्तों में आप क्या से क्या हो जाएंगे, आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। तो कोशिश करूँगी आज के इस सेशन को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, शेयर करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ रूबरू होंगी। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस। इस कहानियों में आप हैं, हम हैं, हमारे समाज में रहने वाले वो सभी लोग हैं जो इन सभी चीज़ों से आप रूबरू हो रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समाधान नहीं मिलता। हमारी हेल्पलाइन आपके लिए हमेशा समाधान देने के लिए तैयार है। नमस्कार, धन्यवाद।